हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वीडियोस में कुछ चेंजेस किए हैं। वीडियोस में नहीं, एक्चुअली शेड्यूल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अभी हम अल्टरनेट ही क्लास करेंगे, यानी आज अगर वीडियो अपलोड हुआ है तो कल नहीं होगा, उसके अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा। और जो न्यू व्यूवर हैं उनको जानकारी देना चाहूँगी कि यहाँ पे हम एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री, इन सभी के अलग अलग वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। 10 राजाओं का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है सभी को पता होगा इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परुष्णी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्योत्तर जनों के प्रधान शामिल थे। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथनांक निम्नांकित में से किसमें उल्लिखित है? तो आप यहाँ पे गैस भी कर सकते हैं। तो इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आया है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 12 में। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथनांक शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। ध्यानतव्य है, यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग शतपथ ब्राह्मण गद्य में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऋग्वेद को हम कहाँ पर सुमेलित करेंगे? ऋग्वेद को हम करेंगे साकल से। यजुर्वेद को करेंगे कवर्ण से। सामवेद, रणआयनी, इसके बाद अथर्ववेद को कर देंगे पिपलाद से। तो चलिए नीचे हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमने ए का 4 लिया है, 2 जगह 4 दिख रहा है। इसके बाद हमने बी का 1 लिया है, 4 फिर बी का 1, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये भी यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का प्रश्न रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद साकल, यजुर्वेद कवर्ण, सामवेद रणआयनी और अथर्ववेद पिपलाद से हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नेता था। तो पांचाल राज्य का जो प्रसिद्ध दार्शनिक नेता था वो था प्रहवल जयवाली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2013 का प्रश्न रहा है। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य में अनेक दार्शनिक यथा प्रहवल जयवाली, अरुणी आदि हुए। इनमें प्रहवल जयवाली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल में विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति और काशी के अजात शत्रु आदि अनेक ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्र नियोग प्रथा को अनुचित बताता है?
तो ये अनुचित बताया गया है बोधायन ने। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2013 का प्रश्न है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, जैसे कि पहले के टाइम में तृतीय प्रश्न पत्र भी एक आता था, अभी 2 ही प्रश्न पत्र आ रहे हैं, तो अगर इन सभी ओल्ड पेपर को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, तो ओल्ड पेपर अपलोड हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के और ब्लॉक ऑफिसर के कई पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो आप अगर ओरिजिनल पेपर देखकर स्टडी करना चाहते हैं या हिस्ट्री की तैयारी आप प्रैक्टिस सेट से करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट ए, बी, सी और ये जो सीरीज़ चल रही है ये डी है, तो इसके माध्यम से आप काफ़ी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं, इस पर कोई भी कॉस्ट और कोई बेचने का इसका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है उसे धर्म सूत्र कहते हैं। बोधायन धर्म सूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया है। सूदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है विश्वामित्र के नेतृत्व में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 14 का ये प्रश्न रहा है। विश्वामित्र प्राचीन भारत के नृपति थे जो कौशिकी के नाम से भी जाने जाते थे। वे एक महान राजा कुश के प्रपौत्र थे। ऋग्वेद के अनुसार सूदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? तो सीधे सही पर ही हम आएंगे। जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ये भी यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का प्रश्न रहा है। ऋग्वेद समिति मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। इसमें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा धनिकों या श्रेष्ठ जनों या विशिष्ट जनों की संस्था होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। तो इस पर भी प्रश्न बनता है कि किस में प्रजापति की 2 पुत्रियों का संबोधन दिया गया है? तो अथर्ववेद में। निम्नलिखित पुरोहित में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो ये था ब्रह्मा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद काल में अनेक यज्ञ प्रचलन में थे। यज्ञों में राजा तथा प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। यज्ञों में विभिन्न श्रेणियों के पुरोहित होते थे। होता मंत्रोच्चारण, अधिवरु पूजा से संबंधित हाथ के काम का उद्गाता सामदेव के गान करता था, जबकि ब्रह्म ज्ञान के संपादन का निरीक्षण करता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। तो यहाँ पे दिया गया है सौत सूत्र, यह पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो सौत सूत्र हो जाएगा बलि संबंधी नियम से। ग्रह सूत्र हो जाएगा घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र हो जाएगा धर्म अथवा विधि से। और शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदिका के मापन से। फिर से एक बार देख लेते हैं। सौत सूत्र बलि संबंधी नियम से। ग्रह सूत्र ये हो जाएगा घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र धर्म अथवा विधि से। और शुल्ब सूत्र हो जाएगा यज्ञ वेदिके को मापना। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यूजीसी नेट
द्वितीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न रहा है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुई। इसकी कुल संख्या 6 है। शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वैदिक स्वरों में उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। कल्प का तात्पर्य कर्मकांड अर्थात विधि नियम है। इसके 3 भाग दिए गए हैं। 100 सूत्र। यज्ञ व बलि संबंधी विधान से इसका एक भाग शुल्ब सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदिकाओं के मापन आदि का उल्लेख है। इसी में रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। ग्रह सूत्र ग्रह कर्म कांडों या यज्ञों का विवरण है, जबकि धर्म सूत्र में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। निरुक्त का अर्थ व्युत्पत्ति शास्त्र है। पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई, जबकि ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिषी का विषय है। तो यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रीवस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ हमारा उत्तर जो बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर। दोनों सही है, लेकिन आपस में कनेक्ट ना होने की वजह से सही व्याख्या नहीं दे रहा है। और ये भी प्रश्न आया है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 में। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रीवस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए। यहीं से उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी बुद्ध के शिष्य थे तथा अपने को महात्मा बुद्ध के समान आयु का बताया। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहां पर भेंट की? तो ये भेंट हुई है वैशाली में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का प्रश्न रहा है। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्साकर ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की। इस संबंध से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श किया तथा उन्होंने ही उन्हें बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात उसने मंत्री वत्सकर को भेजकर वज्जी में फूट डलवा दी। निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है और इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं इसे। सबसे पहले हम रखेंगे सांची को, फिर हम रखेंगे अमरावती को, इसके बाद आ जाएगा सारनाथ और सबसे लास्ट में नालंदा। तो अगर इस क्रम में हम बैठाते हैं तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सांची, अमरावती, सारनाथ और नालंदा। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 में। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप का निर्माण कराया। अमरावती स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासक ने किया था। गुप्त काल में सारनाथ का धामेक स्तूप का निर्माण किया था। यह ईंटों का बना है। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का संकेत करता है?
तो यह संकेत हमें मिलता है सुवास्तु गोमती। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुंभा जो काबुल में है, क्रुमो, गोमल, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। इस तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधो प्रदेश का उल्लेख हमें मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। उपनिषद के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर भाषण कर सकती थी? आप गैस कर सकते हैं। तो वो थी गार्गी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का ये प्रश्न रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जहां एक और यह दर्शाता है कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वहीं इस बात का भी संकेत मिलता है कि शायद उनकी भी सीमा थी। एक बार वाद विवाद के दौरान यज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। भरोपीय भाषा में प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो ये प्रमाण हमें प्राप्त होता है इराक से। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2015 का प्रश्न रहा है। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाया गया। लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिलता है। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस साइट अभिलेख में, सीरिया में मित्तीन अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है, जिनसे पश्चिमी एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? तो ये गायत्री मंत्र का संकलन जो हुआ है वो किया है विश्वामित्र ने। और ये भी प्रश्न आया है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2015 में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का संकलन पुरोहित विश्वामित्र ने किया। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग पद रचना से जुड़ा है? तो पद रचना से जो जुड़ा है वो हो जाएगा छंद। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2015 का ये प्रश्न रहा है। वेदांगों से सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। इनकी संख्या कुल 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। छंद पद में है। इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगचकोई अभिलेख में है? तो ये हमें उल्लेख जो मिलता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र, मित्र, नासत्य, मित्र और वरुण। फिर से देख लेते हैं, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 में। 1400 ईसा पूर्व के बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद के देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख हमें मिलता है। इससे इस बात की संभावना प्रबल होती है कि वैदिक आर्य ईरान से ही भारत आए होंगे। भारत में कहां पर भोजपत्र भारत की प्राचीन प्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो ये मिला है श्रृंगेश्वरपुर से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
और ये भी यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का प्रश्न रहा है। इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित सिंगरौली नामक स्थान प्राचीन काल में श्रृंगेश्वरपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद कौन संहिता है? तो ये संहिता है वजसनेयी। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2015 का प्रश्न रहा है। यजुर्वेद एक गद्य ग्रंथ है। इसने यज्ञ की विधि पर बल दिया गया है। इसके दो भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कंठक संहिता यानी कंठ संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद से, जबकि वजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। निम्न वैदिक यज्ञों में से किसका राजत्व के साथ सीधा संबंध है? तो ये संबंध पाया गया है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ से। और ये भी यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का प्रश्न रहा है। राजसूय, अश्वमेध एवं वजसनेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध है। वाजपेयी एक प्रकार का सौत यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह यज्ञ केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय द्वारा ही करणीय है। रथ दौड़ इस संज्ञा का आवश्यक अंग है। अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ है और इससे वही सम्राट कर सकता है जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते हैं, जबकि राजसूय यज्ञ में धरती एक निश्चित भाग को जीत कर वहां के राजा से कर वसूली कर यज्ञ किया जाता था। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया, वह उपनिषद है। यानी इसका वर्णन किस उपनिषद में हमें मिलता है? तो ये मिलता है जबालो उपनिषद में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2013 में। 3 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन छांदोग्य उपनिषद में तथा 4 आश्रमों का वर्णन जबालो उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन वीडियो में से चूज़ करके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको हर वीडियो की मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम अल्टरनेट ही स्टडी करेंगे। तो आज फ्राइडे है, सैटरडे हम कोई स्टडी नहीं करने वाले, संडे यूजुअली कोई स्टडी नहीं होती है फ़िलहाल। तो हम मिलेंगे मंडे को। मैं मंडे को आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो अल्टरनेट स्टडी करते हैं क्योंकि इस समय कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा जो स्टडी है वो सॉफ्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे स्टडी करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी सब पेंडिंग में ही जा रहे हैं। तो फिर से वही कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और फ्रेंड्स, कोरोना के सीज़न में मास्क ज़रूर लगाएं और सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।